स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। रचना की मांग में सिंदूर भले ही पति शिवराज के नाम का होता था, लेकिन वह प्रेमी संजय पटेल को ही पति मानती थी। वह प्रेमी के लिए तनमन से पूरी तरह समर्पित थी। पति शिवराज की मौत के बाद रचना ने संजय पर शादी का दबाव डाला तो ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। संजय के लिए रचना से विवाह रचाना नामुमकिन था। वह गांव का पूर्व प्रधान था। गांव में उसकी प्रतिष्ठा थी। रचना से विवाह कर वह अपनी मान मर्यादा को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था। अतः उसने रचना से पीछा छुड़ाने की सोची। मन में यह विचार आते ही संजय को रिश्ते के भतीजे संदीप पटेल व उसके दोस्त प्रदीप अहिरवार की सुधाई। दोनों अपराधी प्रवृत्ति के थे। एक शाम संजय ने भतीजे संदीप और उसके दोस्त प्रदीप अहिरवार से मुलाकात कर रचना से छुटकारा दिलाने में मदद की गुहार की। रुपयों के लालच में वे दोनों राजी हो गए। इसके बाद संजय ने संदीप व प्रदीप की मदद से रचना की हत्या करने व उसकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। संजय ने रचना की मौत का सौदा 1 लाख रुपए में किया और प्रदीप को 15,000 रुपए पेशगी दे दी। शेष रकम काम होने के बाद देने का वादा किया। 13 अगस्त 2025 की दोपहर झांसी जनपद के थाना टोड़ी फतेहपुर के किशोरपुरा गांव निवासी विनोद पटेल पशुओं का चारा काटने अपने महेबा रोड स्थित खेत पर पहुंचा। वहां खेत किनारे बने कुएं से तेज बदबू आ रही थी। उसने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के पानी में 2 बोरियां तैर रही थी। विनोद ने अपने खेत के कुएं में पड़ी 2 बोरियों से तेज बदबू आने की सूचना थाना टोड़ी फतेहपुर पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही एसएचओ अतुल कुमार राजपूत पुलिस बल के साथ किशोरपुरा गांव के बाहर स्थित विनोद के कुएं पर जा पहुंचे। उस समय वहां ग्रामीणों की भीड़ जुटी थी। एसएचओ अतुल कुमार राजपूत ने पुलिस कर्मियों व ग्रामीणों की मदद से दोनों बोरियों को कुएं से बाहर निकलवाया। बोरियां खोली गई तो सभी ने दांतों तले अंगुली दबा ली। प्लास्टिक की एक बोरी में महिला की लाश का गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा था, जबकि दूसरी बोरी में कमर से लेकर जांघ तक का हिस्सा था। इसके बाद कुएं को खाली कराया गया तो उसमें एक बोरी और मिली, जिसमें कटा हुआ एक हाथ था। कलाई में लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। महिला का सिर और पैर अब भी नहीं मिले थे। बिना सिर के लाश की शिनाख्त होनी मुश्किल थी। बोरियों में शव के टुकड़ों के साथ ईंट पत्थर भी भरे गए थे ताकि बोरियां पानी में उतरा न सके। इंस्पेक्टर अतुल कुमार ने टुकड़ों में विभाजित महिला की लाश मिलने की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी तो कुछ देर बाद ही एसएसपी BBGTS मूर्ति, एसपी ग्रामीण डा अरविंद कुमार तथा सीओ सिटी अनिल कुमार राय घटनास्थल आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मृतका के अन्य अंगों की खोज में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सफलता नहीं मिली तो बरामद अंगों को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल झांसी भेज दिया। 72 घंटे बाद भी शव की शिनाख्त न होने पर उनका पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने अज्ञात में दाह संस्कार कर दिया गया। एसएसपी BBGTS मूर्ति ने महिला के इस ब्लाइंड मर्डर को बड़ी गंभीरता से लिया और उसकी शिनाख्त व हत्याकांड के खुलासे के लिए एसपी ग्रामीण डा अरविंद कुमार व सीओ अनिल कुमार की देखरेख में 18 टीमें गठित की। टीम में टोड़ी फतेहपुर थाने के एसएचओ अतुल राजपूत, स्वाट प्रभारी जितेंद्र तक्खर, सर्विलांस टीम से दुर्गेश कुमार, रजनीश तथा तेज तर्रार दरोगा रजत सिंह, शैलेंद्र, हर्षित आदि को शामिल किया गया। टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने आंगनबाड़ी गुरब, ग्राम पंचायत गुरब, आशा वर्कर तथा राशन कोटेदारों का भी सहयोग लिया। 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इतनी मशक्कत के बाद भी शव की पहचान नहीं हो पाई। अब तक यह मामला डीआईजी झांसी रेंज केशव चौधरी के संज्ञान में भी आ गया था। अतः उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर केस को जल्द से जल्द खोलने व हत्यारों को पकड़ने का आदेश एसपी व एसएसपी को दिया। इस आदेश के बाद पुलिस और भी सक्रिय हो गई। इधर एसपी ग्रामीण की टीम भी जांच में जुटी थी। शव के टुकड़े जिन बोरियों में पाए गए थे वे खाद की बोरियां थी। उन पर क्रिबको लिखा था, लेकिन कोड नंबर साफ नजर नहीं आ रहा था। टीम यह जानना चाहती थी कि बोरी किस सहकारी समिति से खरीदी गई और ये किस गांव के किसान ने खरीदी थी। जांच के लिए टीम ने खाद की कई सहकारी समितियों से संपर्क किया,
लेकिन कोड नंबर स्पष्ट न होने से कोई खास जानकारी हासिल न हो सकी। टीम ने बोरी से बरामदीन की मिट्टी का भी परीक्षण कराया तो जांच में टोडी फतेहपुर की मिट्टी पाई गई। जांच से यह बात स्पष्ट हो गई कि महिला टोडी फतेहपुर क्षेत्र के ही किसी गांव की हो सकती है। इसी बीच मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के थाना चंदेरा के मैलवारा गांव निवासी दीपक यादव को किसी महिला के कटे अंग मिलने की खबर लगी। उसकी बहन रचना भी 8 दिनों से गायब थी। 19 अगस्त 2025 की सुबह 10 बजे दीपक यादव गांव के सरपंच मोनू यादव के साथ थाना टोडी फतेहपुर पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर अतुल राजपूत को बताया कि उसकी बहन रचना यादव इसी थाना क्षेत्र के महेबा गांव निवासी शिवराज यादव को ब्याही थी। शिवराज की मौत हो चुकी है। इन दिनों रचना महेबा गांव के ही पूर्व प्रधान संजय पटेल के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। 8 अगस्त को उसने रचना से बात करने की कोशिश की थी। वह किसी अस्पताल में भर्ती थी। बात करने के दौरान पूर्व प्रधान संजय पटेल ने रचना के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे धमकाया कि फोन मत किया करो। 2 रोज बाद फोन किया तो संजय बोला कि मैंने तेरी बहन को मार डाला है। यह सुनकर उसे लगा कि वह गुस्से व नशे में बात कर रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि संजय पटेल ने उसे सचमुच मार डाला है। आप सच्चाई का पता लगाइए। दीपक यादव की बात सुनकर एसएचओ अतुल राजपूत ने रचना का फोन नंबर सर्विलांस पर लगाया। इससे पता चला कि रचना और पूर्व प्रधान संजय के बीच बातचीत होती रहती थी। इसके बाद पुलिस टीम महेबा गांव पहुंची। वहां ग्रामीणों से पता चला कि रचना और पूर्व ग्राम प्रधान संजय के बीच अफेयर है। अब रचना लापता है। पुलिस टीम ने 20 अगस्त की रात नाटकीय ढंग से संजय पटेल व उसके भतीजे संदीप को टोडी फतेहपुर क्षेत्र के लखेरी बांध के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने रचना की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया। संजय की निशानदेही पर पुलिस टीम ने हत्या में प्रयुक्त कार व मृतका रचना का मोबाइल फोन भी संजय के घर से बरामद कर लिया। संजय पटेल व संदीप को थाने लाया गया। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने भतीजे संदीप व उसके दोस्त प्रदीप के साथ मिलकर रचना की हत्या की थी। फिर उसने शव के 7 टुकड़े कर 4 बोरियों में भरे थे। 3 बोरियां कुएं में फेंक दी थी तथा चौथी बोरी लखेरी नदी में डाल दी थी। संजय व संदीप की निशानदेही पर पुलिस ने लखेरी नदी में नाव से सर्च ऑपरेशन चलाया और रचना का सिर, पैर व एक हाथ भी बरामद कर लिया। ये अंग भी बोरी में भरे गए थे। बरामद अंगों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए झांसी के जिला अस्पताल भेज दिया। अभी तक पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तीसरा आरोपी प्रदीप अहिरवार फरार था। 21 अगस्त 2025 की रात 10 बजे पुलिस टीम ने एक मुठभेड़ के बाद प्रदीप अहिरवार को भी गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी। कातिलों के पकड़े जाने के बाद डीआईजी केशव कुमार चौधरी, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति तथा एसपी ग्रामीण डा अरविंद कुमार ने झांसी पुलिस सभागार में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रचना यादव हत्याकांड का खुलासा किया। कातिलों को पकड़े वाली पुलिस टीम पर आला कमान अधिकारियों ने इनामों की खूब बौछार की। डीआईजी केशव चौधरी ने टीम को 50,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की। एसएसपी ने 20,000 रुपए नकद पुलिस टीम को दिया। वहीं एसपी ग्रामीण डा अरविंद कुमार ने भी 20,000 रुपए नकद पुलिस टीम को पुरस्कार के रूप में दिए। चूँकि कातिलों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल भी बरामद करा दिया था। एसएचओ अतुल राजपूत ने मृतका रचना के भाई दीपक यादव की तरफ से बीएनएस की धारा 103/1 तथा 201(3)(5) के तहत संजय पटेल, संदीप पटेल तथा प्रदीप अहिरवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। रचना कौन थी? वह संजय पटेल के संपर्क में कैसे आई? संजय ने उसकी हत्या क्यों और कैसे कराई? यह सब जानने के लिए रचना के अतीत की ओर झांकना होगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के चंदेरा थाना अंतर्गत एक गांव है मैलवारा। इसी गांव में फूल सिंह यादव सपरिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी लौंगश्री के अलावा एक बेटा दीपक तथा बेटी रचना थी। फूल सिंह प्राइवेट नौकरी करता था। फूल सिंह की बेटी रचना खूबसूरत थी। 16 बसंत पार करने के बाद जब उसने जवानी की डगर पर पैर रखा तो उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ गया। जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। रचना खूबसूरत तो थी, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं था। जैसे तैसे करके उसने 10वीं की परीक्षा पास की, फिर घर के काम में मम्मी का हाथ बंटाने लगी।
फूल सिंह ने रचना की शादी टीकमगढ़ शहर के मोहल्ला सलियाना में रहने वाले जयकरण यादव से कर दी। वह तहसील में काम करता था। उसके 2 अन्य भाई थे जो पन्ना शहर में नौकरी करते थे। शादी के बाद ससुराल में रचना के हंसी खुशी से 5 साल बीत गए। इस बीच वह 2 बेटियों की मां बन गई। बेटियों के जन्म के बाद जब खर्च बढ़ा तो घर में आर्थिक परेशानी रहने लगी। घर खर्च को लेकर रचना व जयकरण के बीच झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच इतना मनमुटाव बढ़ गया कि रचना अपनी दोनों मासूम बेटियों को पति के हवाले कर मायके में आकर रहने लगी। मायके में कुछ समय तो उसका ठीक से बीता। उसके बाद घर परिवार के लोगों के ताने मिलने लगे। भाई दीपक को भी रचना का ससुराल छोड़कर मायके में रहना नागवार लगता था। गांव में उसकी बदनामी होने लगी थी। घर परिवार के तानों से परेशान रचना ने जैसे तैसे 2 साल मायके में बिताए। उसके बाद एक रिश्तेदार के माध्यम से रचना ने शिवराज यादव से विवाह कर लिया। शिवराज यादव झांसी जनपद के थाना टोड़ी फतेहपुर के गांव महेबा का रहने वाला था। वह किसान था। उसके पास 10 बीघा उपजाऊ भूमि थी। वह अपने बड़े भाई रघुराज के साथ रहता था। शादी रचाने के बाद रचना अपने दूसरे पति शिवराज के साथ महेबा गांव में रहने लगी। रचना स्वच्छंद स्वभाव की थी। उसे घूंघट में रहना पसंद न था, अतः वह न जेठ से पर्दा करती थी और न ही बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से। उसकी अपनी जेठानी से भी नहीं पटती थी। घरेलू कामकाज को लेकर दोनों में अक्सर तू मैं होती रहती थी। रचना को संयुक्त परिवार में रहना पसंद न था, अतः वह पति पर अलग रहने का दबाव बनाने लगी। घर और जमीन के बंटवारे को लेकर रचना और शिवराज के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। दोनों के बीच झगड़ा व मारपीट होने लगी। बंटवारे को लेकर रचना की कहासुनी जेठ जेठानी से भी होने लगी। फूल सिंह ने रचना की शादी टीकमगढ़ शहर के मोहल्ला सलियाना में रहने वाले जयकरण यादव से कर दी। वह तहसील में काम करता था। उसके 2 अन्य भाई थे जो पन्ना शहर में नौकरी करते थे। शादी के बाद ससुराल में रचना के हंसी खुशी से 5 साल बीत गए। इस बीच वह 2 बेटियों की मां बन गई। बेटियों के जन्म के बाद जब खर्च बढ़ा तो घर में आर्थिक परेशानी रहने लगी। घर खर्च को लेकर रचना व जयकरण के बीच झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच इतना मनमुटाव बढ़ गया कि रचना अपनी दोनों मासूम बेटियों को पति के हवाले कर मायके में आकर रहने लगी। मायके में कुछ समय तो उसका ठीक से बीता। उसके बाद घर परिवार के लोगों के ताने मिलने लगे। भाई दीपक को भी रचना का ससुराल छोड़कर मायके में रहना नागवार लगता था। गांव में उसकी बदनामी होने लगी थी। घर परिवार के तानों से परेशान रचना ने जैसे तैसे 2 साल मायके में बिताए। उसके बाद एक रिश्तेदार के माध्यम से रचना ने शिवराज यादव से विवाह कर लिया। शिवराज यादव झांसी जनपद के थाना टोड़ी फतेहपुर के गांव महेबा का रहने वाला था। वह किसान था। उसके पास 10 बीघा उपजाऊ भूमि थी। वह अपने बड़े भाई रघुराज के साथ रहता था। शादी रचाने के बाद रचना अपने दूसरे पति शिवराज के साथ महेबा गांव में रहने लगी। रचना स्वच्छंद स्वभाव की थी। उसे घूंघट में रहना पसंद न था, अतः वह न जेठ से पर्दा करती थी और न ही बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से। उसकी अपनी जेठानी से भी नहीं पटती थी। घरेलू कामकाज को लेकर दोनों में अक्सर तू मैं होती रहती थी। रचना को संयुक्त परिवार में रहना पसंद न था, अतः वह पति पर अलग रहने का दबाव बनाने लगी। घर और जमीन के बंटवारे को लेकर रचना और शिवराज के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। दोनों के बीच झगड़ा व मारपीट होने लगी। बंटवारे को लेकर रचना की कहासुनी जेठ जेठानी से भी होने लगी। संजय नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका रचना उससे दूर मायके में रहे, अतः उसने झांसी के गुरदासपुर में एक मकान किराए पर लिया और रचना को इस मकान में शिफ्ट कर दिया। संजय ने मकान में सारी सुविधाएं भी मुहैया करा दी। इसके बाद रचना और संजय इस किराए के मकान में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। रचना जो भी डिमांड करती, संजय उस डिमांड को पूरी करता। उसने गहनों कपड़ों से रचना को लाद दिया था। लाखों रुपए नकद भी दे चुका था। संजय पटेल शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। बड़ा बेटा 20 वर्ष की उम्र पार कर चुका था, लेकिन रचना से नाजायज रिश्ता जोड़े के बाद उसे अपनी पत्नी ममता फीकी लगने लगी थी। ममता को जब पता चला कि पति संजय व गांव के शिवराज की पत्नी रचना के बीच नाजायज रिश्ता है तो उसे अपना व बच्चों का भविष्य अंधकार में लगने लगा।
उसने दोनों के नाजायज संबंधों का जमकर विरोध किया, घर में कलह मचाई, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। संजय और रचना के संबंध आम हो गए थे। शिवराज यादव को जब पत्नी रचना के नाजायज संबंधों की जानकारी हुई तो उसने माथा पीट लिया। वह पहले भी उसके परिवार को बदनाम कर चुकी थी, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी थी। पत्नी के कृत्य से वह इतना टूट गया कि बीमार पड़ गया। जून 2025 की 10 तारीख को उसकी बीमारी के चलते मौत हो गई। पति की मौत के बाद रचना विधवा हो गई, लेकिन रचना को विधवा कहलाना तथा विधवा का जीवन बिताना मंजूर नहीं था। एक शाम संजय पटेल अपनी प्रेमिका रचना से मिलने आया तो वह उदास बैठी थी। संजय ने उदासी का कारण पूछा तो वह बोली, संजय, तुम्हें तो पता ही है कि मैं विधवा हो गई हूँ। लोग मुझे विधवा की नजर से देखें, यह मुझे पसंद नहीं है। तो तुम चाहती क्या हो? संजय ने रचना से पूछा। रचना बोली, संजय, तुम मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे अपनी पत्नी बना लो। शेष जीवन मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। रचना की बात सुनकर संजय को लगा कि जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह असमंजस की स्थिति में बोला, रचना, मैं कपड़ा, गहना, रुपया पैसा जैसी तुम्हारी हर डिमांड को पूरा कर रहा हूँ, फिर ये सिंदूर जैसी अटपटी डिमांड क्यों? रचना तुनक कर बोली, तुम्हें मेरी डिमांड अटपटी लग रही है। औरत का सबसे कीमती गहना उसका सिंदूर होता है, वही मैं तुमसे मांग रही हूँ। सिंदूर के आगे बाकी सारी सुविधाएं फीकी हैं। रचना, मैं शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर मैं अपनी पत्नी से विश्वासघात नहीं कर सकता। संजय ने समझाया, जब मेरे साथ रात बिताते हो, मेरे शरीर को रौंदते हो, तब तुम पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करते। सिंदूर की मांग की तो मुझे विश्वासघात का पाठ पढ़ा रहे हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम्हें मेरी मांग में सिंदूर भरकर पत्नी का दर्जा देना ही होगा। इसके बाद तो आए दिन सिंदूर की बात को लेकर रचना और संजय में तकरार होने लगी। संजय जब भी रचना से मिलने जाता, वह मांग में सिंदूर भरने और पत्नी का दर्जा देने का दबाव बनाती। रचना अब उसे ब्लैकमेल करने पर उतर आई थी। रचना ने शादी की जिद पकड़ी तो संजय घबरा उठा। उसने रचना को बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने रचना को खत्म करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने भतीजे संदीप व उसके दोस्त प्रदीप अहिरवार को चुना। दोनों अपराधी प्रवृत्ति के थे। संदीप झांसी के बिजौली कस्बे में रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता था। साल 2022 में उसने एक महिला की हत्या की थी। हत्या के मामले में वह जेल गया था। जेल में ही संदीप की दोस्ती प्रदीप से हुई थी। प्रदीप अहिरवार मूल रूप से झांसी के थाना गरौंठा के गांव पसौरा का रहने वाला था, लेकिन मौरानीपुर में किराए पर रहता था। वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता था। संजय पटेल ने संदीप व प्रदीप अहिरवार से संपर्क कर रचना की मौत का सौदा किया, फिर हत्या करने व लाश को ठिकाने लगाने तथा किसी भी सूरत में पकड़े न जाने का प्लान बनाया। संजय व उसके साथ ही रचना की हत्या करते। उसके पहले ही रचना 6 अगस्त 2025 को बीमार पड़ गई। संजय ने उसे झांसी के प्राइवेट अस्पताल रामराजा में भर्ती कराया। रचना को ब्लीडिंग हो रही थी। 2 दिन में रचना ठीक हो गई। 8 अगस्त को संजय उसे डिस्चार्ज कराकर घर लाने पहुंचा तो वह बोली, यहीं से कोर्ट चलो, शादी करने के बाद ही घर में जाएंगे। संजय ने उसे समझाया, लेकिन वह मान नहीं रही थी। संजय ने तब रचना को ठिकाने लगाने की ठान ली। उसने संदीप से बात की और उसे अस्पताल बुला लिया। संदीप ने तब दोस्त प्रदीप से बात की और उसे तैयार रहने को कहा। उसने तेजधार वाली कुल्हाड़ी का इंतजाम करने की भी बात प्रदीप से कही। सब कुछ तय होने के बाद संजय ने रचना को 9 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे अस्पताल से डिस्चार्ज कराया। हालांकि वह डिस्चार्ज होने से मना कर रही थी, लेकिन जब संजय ने दूसरे रोज 10 अगस्त को शादी करने का वचन दिया तो वह मान गई। संजय की कार अस्पताल के बाहर ही खड़ी थी। वह कार की पीछे की सीट पर बैठ गई। उसके बगल में संजय भी बैठ गया। संदीप कार लेकर हाईवे पर आया तो संजय बोला, रचना, तुम इतने दिन अस्पताल में रही, तुम्हारा मन खराब हो गया होगा, थोड़ा घूम कर आते हैं। लगभग 1 घंटा सफर के बाद संजय मौरानीपुर हाईवे पहुंचा। यहाँ प्रदीप अहिरवार उसका पहले से इंतजार कर रहा था। उसने प्लास्टिक बोरी में लिपटी कुल्हाड़ी कार की डिक्की में रखी।
फिर आगे की सीट पर संदीप के बगल में आकर बैठ गया। इसके बाद यह लोग घूमते रहे। एक जगह रुककर संजय ने शराब खरीदी और तीनों ने मिलकर कार के अंदर ही शराब पी। घूमते हुए सभी लहचूरा बांध पर कार लेकर पहुँचे। अब तक अंधेरा हो गया था, वहाँ सन्नाटा छाया था। प्रदीप कार में बैठी रचना से बोला, भाभी तुम कितनी भी जिद कर लो, लेकिन संजय भैया तुमसे शादी नहीं करेंगे। इतना सुनते ही रचना भड़क गई और प्रदीप से बोली, तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले। रचना ने संजय से पूछा तो उसने भी कह दिया कि प्रदीप ठीक बोल रहा है, वह उससे शादी नहीं कर सकता। तब रचना गुस्से से बोली, मैं क्या सिर्फ मजे लेने के लिए हूँ? शहर वापस चलो, तुम सबको देख लूंगी, सबके दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। रचना की धमकी सुनते ही संदीप व प्रदीप ने उसे दबोच लिया और संजय ने कार में ही गला घोंटकर रचना को मार डाला। शव में पत्थर बांधकर लहचूरा डैम में फेंकने गए तो वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। कार में लाश थी, इसलिए तीनों वहाँ से भाग निकले। फिर वह लाश फेंकने खजूरी नदी पहुँचे, लेकिन वहाँ गार्ड था, इसलिए शव को नहीं फेंक सके। आधी रात को संजय साथियों के साथ किशोरपुरा गांव पहुंचा। गांव के बाहर सड़क किनारे उसने कार रोकी। यहाँ खेत के पास कुआं था। तीनों ने मिलकर रचना के शव को कार से निकाला और कुएं में फेंकने को ले आए। लेकिन यहाँ से संजय का गांव महेबा मात्र 5 किलोमीटर दूर था, जिससे शव की पहचान हो सकती थी। अतः उन्होंने समूचा शव कुएं में नहीं फेंका। शातिर अपराधी प्रदीप कार से कुल्हाड़ी ले आया, फिर रचना के शव के 7 टुकड़े किए। शव के अंगों को 4 बोरियों में भरा गया। बोरियां पानी में न उतराएं, इसके लिए बोरियों में ईंट पत्थर भी भर दिए। फिर बोरियों का मुंह बांधकर 3 बोरियां कुएं में फेंक दी और चौथी बोरी, जिसमें सिर व पैर थे, कार में रखकर वहां से 7 किलोमीटर दूर रेवन गांव के पास लखेरी नदी के पुल पर आए। इसके बाद पुल के नीचे नदी में बोरी फेंक दी। शव को ठिकाने लगाने के बाद संजय ने कार से प्रदीप को मौरानीपुर तथा संदीप को विजौली पहुंचाया। फिर खुद कार लेकर अपने गांव महेबा आ गया। संजय को विश्वास था कि उसका अपराध उजागर नहीं होगा, लेकिन यह उसकी भूल थी। भीषण बरसात के कारण कुएं का जलस्तर बढ़ा तो बोरियां उतराने लगी। 13 अगस्त 2025 की दोपहर किशोरपुरा गांव का विनोद पटेल चारा काटने खेत पर गया तो कुएं में बोरियां उतराती दिखी और उनसे दुर्गंध भी आ रही थी। उसने सूचना पुलिस को दी। पूछताछ करने के बाद 23 अगस्त 2025 को पुलिस ने आरोपी संजय पटेल, संदीप पटेल तथा प्रदीप अहिरवार को झांसी कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया।